कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी का महत्व। अब इसके समझने के लिए, स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगी कि इकोनॉमिक्स क्या है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों, आपने देखा होगा, हम इतिहास 9th-10th में पढ़ा है हमने, तो उसमें हमने देखा कि सदियों से मानव जो है अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने जो नीड्स और इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई क्रिया करता है, इकोनॉमिक क्रिया, या कोई ना कोई काम करता है जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो यहाँ जो आप देखेंगे कि यही इकोनॉमिक्स है, इन क्रियाओं का अध्ययन ही इकोनॉमिक्स है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ देखिए, नीड्स हैं हमारी, स्केर्स रिसोर्सेस हैं, और हमारे पास चॉइसेस हैं। यानी कि ऐसी कोई भी क्रिया जिसका संबंध आय की प्राप्ति से है और मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए है, तो इन चीज़ों के लिए जब हम व्यय करते हैं उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है वो है स्टडी ऑफ वांट्स, एफर्ट्स और वेल्थ, यानी कि हम जो चाहते हैं उसके लिए हम काम करते हैं, वो उसकी जो पढ़ाई है उसको हम स्टडी करते हैं वो, और फिर उसके द्वारा किए गए जो एफर्ट्स हैं, जो हमने काम किया है, जो हम कोशिश करते हैं वो, और फिर जो वेल्थ हमें मिलती है वो उससे मिलने वाला अगला है सेटिस्फैक्शन। ये सब मिला के जो है हमारी आर्थिक क्रियाएं, और इकोनॉमिक्स में उसे हम शामिल करते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे पास है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, यानी कि हमारे जो मीन्स हैं उनमें जो हमारी जो वांट है वो, और उन स्केयर्स मीन्स को हम लेकर, और फिर उनमें किस तरह हम तालमेल बिठाएं कि बेस्ट चॉइस हमारे पास आए और हम अपनी जो नीड्स और वांट्स हैं और उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो यहाँ पर कई तरह की आती है कि साधन, दुर्लभ और उनके वैकल्पिक प्रयोग, और फिर उसके बाद अंत में आता है चयन की समस्या। हम उन चीज़ों में कैसे चयन करें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरह हम उसको प्रोड्यूस करें और किन लोगों के लिए, और कैसे हम जो है उसको जीविका जो है उसको उपलब्ध करवाएं या पाएं। ये हमारे इकोनॉमिक्स में आता है। अब इसी चीज़ में अगर हम मैक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे जो है कोई स्टडी करना चाहें और उसमें वैज्ञानिक तरीका हम अपनाएं तो वो कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। अब आप देखिए, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सांख्यिकी वो है विज्ञान में नंबरों का प्रयोग, अंकों का प्रयोग, यानी कि इट इज़ अ साइंस ऑफ नंबर्स। सांख्यिकी क्या है? अंकों का विज्ञान है। सांख्यिकी से अभिप्राय है संख्यात्मक सूचनाएं या उनसे संबंधित परिणात्मक तथ्य या फिर कोई निष्कर्ष। स्टैटिस्टिक्स इट मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिलेशन टू डिफरेंट फिनोमिनन। उनमें सहसंबंध या जो भी इंफॉर्मेशन है उनमें क्या हम स्टडी करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वो सब स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है वो इटली भाषा, जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा, इन सब भाषाओं से लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स, इन शब्दों से मिलकर स्टैटिस्टिक्स बना है। यहाँ सांख्यिकी हम प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में, यानी कि बहुवचन और एक वचन में हम इसको डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हॉरेस सैक्रिस्ट ने एक बहुत ही इसकी घुमावदार परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि आंकड़ों से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उस समूह से है
जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में व्यक्त किए जा सकते हैं, यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनकी गणना अनुमान लगाया जा सकता है, जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए सुव्यवस्थित ढंग से एकत्रित किया जाता है तथा तुलनात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए उन्होंने पूरी ही एक वाइड डेफिनेशन दी है, जिसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा। यानी कि ये एक संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं है, यानी व्यवहार हम इससे नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अंकों का जो हमें दिखाई देता है एक मात्रा, एक डेटा के फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम अलग अलग तरीके से सुव्यवस्थित करके और उससे फिर हम कोई निर्णय निकाल सकते हैं। हाँ, उस डेटा को लेकर हम फिर कोई व्यवहारिक निर्णय ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। सांख्यिकी की हम विशेषताएं जब हम देखेंगे तो हमें इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में और क्लियरली पता चल जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स की विशेषता में पहली विशेषता है कि ये दर्शाता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। क्या दर्शाता है ये? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। एक अकेली संख्या इसमें कुछ नहीं कहलाती, वो सिर्फ एक मैथ्स की तरह एक डेटा हो जाती है, एक फैक्ट हो जाती है। लेकिन जब हम बहुत सारी चीज़ों को एग्रीगेट कर लेते हैं, बहुत सारी संख्याओं को, तो फिर हम उससे कोई निर्णय निकाल पाते हैं। तो अनेक तथ्यों से संबंधित आंकड़ों के पुंज को ही सांख्यिकी कहा जाता है। अगला है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब जो फैक्ट्स हमने इकट्ठे किए हैं, कोई भी हम यहाँ देखिए थ्योरी पहले बनाई दी जाती है, कोई हम उद्देश्य पहले बनाते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ये तो बड़ा सीधा सा बात है कि यहाँ नंबर्स दिखाए जाते हैं, मैथ की तरह आप अंक उसमें देख सकते हो कि अंकों को इकट्ठा किया जाता है। तीसरा है गणना तथा अनुमान, इन्यूमरेटेड या फिर एक्सप्रेस्ड इसे हम कहते हैं, या एस्टिमेटेड। तो यहाँ आंकड़ों को गणना द्वारा, जो है अनुमान द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। और इसमें जैसे कि आप देखें कि मान लो कोई नेता है, उसने दिल्ली में सभा में की और वहाँ पर कई लाख जो है इकट्ठे हुए। दूसरी जगह उन्होंने सभा की, मान लो बेंगलोर में, तो वहाँ पर 3 लाख इकट्ठे हुए। तो इसके विपरीत अगर हमें कहें कि जो गणना पद्धति है वो उचित होगी, जैसे श्रेणी में 60,000 विद्यार्थी उपस्थित हैं या काम पर 20 मजदूर आए हैं, यह गणना द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर गणना होती है, कोई भी कैलकुलेशन उसको जो है किया जाता है। अब यहाँ देखिए जो इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, सांख्यिकी जो है वो अनेक कारणों से प्रभावित होती है। ये किसी एक कारण में नहीं होती, बल्कि बहुत सारे, जैसे सामाजिक, आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन कोई उद्देश्य के लिए, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है और बहुत सारे लोगों से आप इकट्ठा कर रहे हो, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज आ जाता है। अगला इसमें है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ एक्यूरेसी आता है, सांख्यिकी जो है हमें एक्यूरेसी देती है, लेकिन वहाँ उसका जो उद्देश्य उसी हिसाब से वो एक्यूरेसी देती है। क्योंकि हमने डेटा जो है वो उसी हिसाब से कलेक्ट किए हैं। ये नहीं कि आपने एक डेटा ले लिया और उससे आप बहुत तरह के उसको जो है अपने पर्पस के तौर पे उसको अलग अलग तरह से रिजल्ट निकाल लो, ऐसा नहीं होता उसमें। अगला है फिगर्स प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहाँ एक आंकड़ा अपने आप में कोई मायने नहीं रखता, जबकि बहुत सारे आंकड़ों के, जैसे पहले बताया, आंकड़े एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं, ताकि उनकी जो परस्पर तुलना है वो हम कर सकें। तो यानी कि यहाँ होमोजीनियस या सजातीय आंकड़े होते हैं। सब मतलब सबका पर्पस एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होते। अगला है हमारा
जो निर्धारित उद्देश्य होता है यहाँ पर, ये जो हमारा पर्पस है वो जो डेटा कलेक्ट करने का है सांख्यिकी में, वो प्री डिटरमाइंड होता है। ये नहीं कि हमने यूं ही डेटा कलेक्ट कर ली और फिर उसके बाद हम उनमें आपस में जो है रिलेशन ढूंढ रहे हैं या आपस में उनमें होमोजीनियसी कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं और फिर हम कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ हमारा पर्पस, अगर हमने बच्चों के मार्क्स के बारे में डाटा लेना है तो सिर्फ मार्क्स बच्चों के हम कलेक्ट करेंगे। उसमें भी हम देखेंगे किस सब्जेक्ट के हमने लेना है या सभी सब्जेक्ट्स के लेना है, या हम देख रहे हैं कि किन किन स्कूलों में जो है पीने की पानी की सुविधा है, तो हम उनके डेटाज इकट्ठे कर रहे हैं उन स्कूलों के। हम पीने के पानी के लिए हम टॉयलेट वाली जगह या टॉयलेट के डेटाज या फिर कोई और पेड़ पौधे कितने हैं, इस तरह के डेटाज हम कलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा उद्देश्य पहले निर्धारित होता है, उससे रिलेटेड हम फिर डेटा जो है इकट्ठे करते हैं और उनको किसी निर्णय पर पहुँचाते हैं। अगला हमारा कलेक्टेड इन द सिस्टमैटिक मैनर। और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए, पहले से निर्धारित उद्देश्य के लिए, वो भी बड़े सुव्यवस्थित ढंग से हम इकट्ठे करते हैं। ऐसा नहीं कि समय उसमें अलग नहीं होता कि हमें किस समय लिया और एक महीने बाद उसको फिर दूसरा डेटा लिया। और ये ऐसा भी नहीं कि हमने अलग अलग जो है, अगर हमने एक ही स्टेटस एक ही उद्देश्य के लिए और एक ही समय और एक ही पर्पस के लिए लिया है तो वही स्टेटस हम मेंटेन रखेंगे उसको। जैसे मान लो हमने लड़कियों के बारे में डेटा लेंगे तो हम लड़कियों से ही लेंगे, उसमें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग लेंगे और उसी समय लेंगे, क्योंकि हो सकता है बाद में वो बच्चियां बड़ी हो जाए तो उनकी समस्या, उनके डेटास जो है या उनके व्यूज़ बदल जाएं। तो हम समय और स्थान और जो कैरेक्टर है वो डिटरमाइन करेंगे और सिस्टमेटिकली उसको कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह ऑल स्टैटिस्टिक्स डेटा आर न्यूमेरिकली स्टेटमेंट्स of facts but all numerical statements of facts are not statistics। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी हम सांख्यिकी आंकड़े, संख्यात्मक तथ्य हमारे लेते हैं, जो वो है वो सभी संख्यात्मक आंकड़े जो है तथ्य होते हैं, लेकिन कोई भी संख्यात्मक जो है तथ्य सांख्यिकी नहीं होते। अब देखते हैं हम सिंगुलर सेंस में। सिंगुलर सेंस में क्या स्टैटिस्टिक्स का मतलब है, इन्हीं जो हमने ऊपर पढ़े इन्हीं को हम और थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो वही चीज़ हमें यहाँ दिखाई देगी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स यहाँ पर फॉलो होते हैं। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है कि जब हम किसी डेटा को लेते हैं और उसको कोई मेथड अडॉप्ट करके हम निर्णय निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, जैसे कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, उसके बाद कैलकुलेशन और एनालाइज और फिर इंटरप्रिटेशन। यानी कि सांख्यिकी विज्ञान जो है इट इज़ ए मेथड, इस रूप में जो है सांख्यिकी ज्ञान की वह, ये सांख्यिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जो जिसके अंतर्गत हम जो है किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए जो आंकड़ों का एकत्रीकरण और प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण आदि करते हैं। अब हम देखते हैं कि सांख्यिकी के कार्य क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले सांख्यिकी जो है तथ्यों को आंकड़ों में प्रस्तुत करती है। जो भी हम देखते या पढ़ते हैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में या फैक्ट्स के फॉर्म में सांख्यिकी प्रस्तुत करती है। ये उसका पहला कार्य है। जैसे कि हम कहें कि मान लो जनसंख्या, किसी एरिया में, रिवाड़ी में जनसंख्या बढ़ रही है, लड़कियों की जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, लड़कियों की बर्थ में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सब हम कैसे पता लगाते हैं, ये कहने से नहीं बल्कि हम डेटा से, फैक्ट से कि इतनी संख्या में जो है नर्सिंग होम में लड़कियों ने जन्म लिया, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स देता है। दूसरा, सिंप्लीफाई, तथ्यों को जो है सरल रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी तथ्यों को, मतलब किसी तरह की उसमें डेटास को देखने में या किसी थ्योरी को पढ़ने में या किसी बात को जो हम कह रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी जो है बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से वो
प्रस्तुत करती है, ताकि आम जनता या नॉर्मल पर्सन भी जो इस सब्जेक्ट को ना पढ़ता हो वो भी देखकर समझ जाए। ऐसे तथ्यों के रूप में ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो देती है। किस तरह? प्रेजेंटेशन, जो हमने देखा था। अगला पॉइंट है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट द डेटा इन कंडेंस्ड फॉर्म, यानी कि डेटास को जो है वो तुलना करती है, कंपैरिजन करती है, और कॉम्प्लेक्स डेटास को जो है वो आसानी से प्रस्तुत करती है। उसको देखने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी। जैसे कि टेबल फॉर्म में अगर हम यूँ कहें ये बच्चा इतने मार्क्स लाया, वो बच्चा उतने मार्क्स लाया, ये इस सब्जेक्ट में ऐसे आए, उसमें ज़्यादा है, उसमें कम आए, तो ऐसे हम बोलने से समझ नहीं आता। अगर उसको हम टेबुलर फॉर्म में बना दें या ग्राफ में बना दें या बार ग्राफ या लाइन ग्राफ बना दें, तो उसे देखते ही कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि अच्छा मार्क्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या दो बच्चों के जो है दूसरा अगला पॉइंट है इसमें जो है फैसिलिटेट्स द डेटास, और उसके बाद आता है कंपैरिजन, जो तुलनात्मक कंपैरिजन है उसको बड़े आसानी से वो प्रस्तुत करती है। और दो डेटास को हम या तीन डेटास को, मतलब तीन जो विशेषता है उनको हम एक साथ पढ़ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और कंपैरिजन उनका कर सकते हैं, उनका तुलना कर सकते हैं। उसके बाद है मेक फैक्ट्स बिलीवेबल, यानी कि तथ्यों को विश्वास करने योग्य बनाती है। कोई भी तथ्य अगर हम वर्बली या क्वालिटेटिव बोलें कि ये बड़ा है या वो छोटा है, या इस इलाके में रहने वाले लोग जो है ज़्यादा ईमानदार है और दूसरे बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो है वो ईमानदार नहीं हैं, तो इन चीज़ों को हम किसी भी फैक्ट के द्वारा कोई एक थ्योरी या कोई एक पॉलिसी लेकर और उस पर डेटास हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और उन डेटा से वो चीज़ हमें क्वालिटी वाली चीज़ भी हमें डेटास के थ्रू हमें पता चल जाएगी और हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और इस तरह हमें विश्वास भी हो जाता है उस चीज़ पर। सांख्यिकी व्यक्तियों के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती है, और जब हम उसको देखते हैं तो हमें जब आसानी से जो है वो समझ आता है, और समझ आने से फिर हमें वो चीज़ पूरे हमारे दिमाग पर लॉन्ग टाइम तक बैठ जाती है, क्योंकि हमने उसको अच्छी तरह समझ लिया, एक आसान तरीके से उसे देख लिया है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे जो है सांख्यिक व्यक्ति के ज्ञान और उसके जो परिधि है, उसका अनुभव है, उसमें वृद्धि करती है, और सोचने और समझने की जो है हमारी शक्ति वो बढ़ जाती है किसी भी चीज़ को देखकर, आंकड़ों को देखकर। और इस तरह हम जो है बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी बड़ी आसानी से हम जानकारी इनके द्वारा पता कर सकते हैं। जैसे मान लो देश की राष्ट्रीय आय है, अब कोई दूसरा व्यक्ति जिसने सांख्यिकी ना पढ़ी हो या जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ना हो, तो वो इन चीज़ों को देखकर तो उसे बेरोज़गारी की समस्या या उत्पादन, देश में उत्पादन किस तरह हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो ये बात उसे बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती है। लेकिन जब वो आंकड़ों को देखता है, टेबल को देखता है और शेड्यूल या ग्राफ देखता है, तो वो बड़ी आसानी से उस चीज़ को समझ लेता है और उसके बारे में अपना निर्णय बना सकता है। और इसी तरह ये देश के लिए भी, सांख्यिकी देश के लिए, एरिया के लिए जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मददगार है। किसी भी तरह की नीति हम जो है निर्धारित कर सकते हैं सांख्यिकी से बड़ी आसानी से। जैसे कोई भी नीति, मान लो आप बैंक के थ्रू है या बेरोज़गारी है, या कि कोई भी जो उद्यमी है वो चाहता है कि अपने जो लेबर्स हैं या यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी बढ़ानी है या आगे भत्ता देना है, तो किस हिसाब से भत्ता देना है, तो वो पीछे के या प्रेजेंट डेटास को स्टडी करके आगे वो पॉलिसी बनाएगा कि क्योंकि महंगाई दर इतनी बढ़ रही है तो इस हिसाब से मुझे जो है महंगाई भत्ता या अपने जो इंसेंटिव्स अपने लेबर्स को देना है। तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी, देश के लिए भी, 5 ईयर प्लानिंग्स के लिए भी, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत मदद करती है। अब ये दो या दो से ज़्यादा तथ्यों को जो है इंटर रिलेशन उनका देखती है, यानी कि आपसी संबंध जो है वेरिएबल्स का वो भी स्टडी करती है सांख्यिकी। उसके बाद अभी मैंने जैसे बताया कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उद्यमी या देश की सरकार जो है स्टैटिस्टिकल डेटास उसमें बड़े मददगार है, मैक्रो लेवल पे ख़ास तौर पे देश के लिए पॉलिसी बनाने में, 5 ईयर प्लान्स बनाने में। जैसे आज मान लो
कोविड-19 जो कोविड चल रहा है दौर, तो इस दौर में हम देखते हैं कि आगे हमें किस तरह की जो हमारे देश का जो आय है, राष्ट्रीय आय, उसको हम कैसे आगे व्यय करें, किन चीज़ों की हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, क्या चीज़ें सप्लाई करनी है या रिसर्च में लगाना है उसकी वैक्सीन के लिए, या सैनिटाइज़र बनाने में, या और तरह की दवाइयाँ बनाने में, या हॉस्पिटल्स बनाने में, तो कैसी कहाँ पर हमें पैसा ज़्यादा लगाना है, तो ये हमें इन डेटा से जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। तो और फॉरकास्टिंग, जैसे आज हम न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कोविड चल रहा है या कोरोना फैला हुआ है, लेकिन कोरोना किस हद तक फैला है, क्या नए केसेस आ रहे हैं, या आप रोज़ देखें टीवी पे डेटास दिखाए जाते हैं, तो उन डेटा से उन पॉलिसी बनाकर वो प्रस्तुत करते हैं कि इस तरह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इससे हमें फिर आगे की जो है सरकार को या प्रशासन को जो पॉलिसीज़ बनाने में मदद मिलती है, आगे की फोरकास्टिंग में मदद मिलती है। इसके बाद आता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। कोई भी सिद्धांत इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में कोई भी सिद्धांत बनाए जाते हैं तो वो उन सिद्धांतों को जो है उनको खोजने में, उनकी विधियों को जो है उपयोग किया जाता है। तो इसमें वो मददगार होती है स्टैटिस्टिक्स, जैसे कीमत वृद्धि है, इस तरह की पॉलिसी बनाना, मुद्रा से रिलेटेड पॉलिसी बनाना। तो इन चीज़ों को जो है जांच करने में सांख्यिकी जो है वो उसके जो टूल्स हैं या उसके हथियार हैं, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटाज हैं और एनालाइज या मेथड्स जो है मीन मीडियन मॉड, इस तरह ये डिस्पर्शन, कोरिलेशन, ये चीज़ें जो है ये मेथड्स उसको अडॉप्ट करते हैं और उससे हमें टेस्ट करके उस चीज़ को हम सही या गलत साबित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या है। सांख्यिकी तो बहुत, अब हमने विशेषताएं तो देखी हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में, सीमाएं को मतलब किन परिस्थितियों में ये जो है इनका जो डेटाज है वो एप्लीकेबल नहीं होता, या कहाँ तक ये, कितने हद तक ये सही हो पाती हैं, कहाँ तक ये मदद कर पाती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। यहाँ पर पहला देखिए, ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। ये आपके क्वालिटेटिव फैक्ट्स यहाँ दो तरह के होते हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक। तो सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों को ही ये स्टडी करती है, गुणात्मक तथ्यों को नहीं कर सकती। हाँ, परोक्ष रूप से हम संख्यात्मक तथ्यों की स्टडी करके, एनालाइज करके हम जो है गुणात्मक तथ्यों को हम निष्कर्ष में निकाल सकते हैं, पर वो भी आगे हम देखेंगे वो अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है, उसमें वो एग्जैक्ट नहीं होता। तो ये यहाँ पर सिर्फ जैसे कि वो आदमी कितना ईमानदार है, उसे कितनी किस चीज़ की कितनी थर्स्ट है, तो क्वालिटी जो होती है, लालच है, इस तरह की भावनाएं हैं, क्रोध है या ईमानदारी है, ये चीज़ें हम उसमें काउंट नहीं कर सकते। हाँ, व्यक्ति की लंबाई है, मोटापा है, कितनी दूर दौड़ा है, कितने मार्क्स लाया है, तो ये जो फैक्ट्स हैं वो हम काउंट उसमें कर सकते हैं। दूसरा है, इट इज़ नॉट इंडिविजुअल। यहाँ पर जो है सांख्यिकी जो है वो इकाइयों का अध्ययन नहीं करती, ये व्यक्तिगत इकाइयों को नहीं लेती, बल्कि समूहों का अध्ययन करती है। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल का। अब देखिए, यहाँ सिर्फ एक राम ने 20 मार्क्स लिए, ये डेटा या ये आंकड़ा पूर्ण रूप से सांख्यिकी में अप्लाई नहीं होता और इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हाँ, राम ने 20 मार्क्स लिए, श्याम ने 25 मार्क्स लिए और राधे ने 40 मार्क्स लिए। ये अपने आप में एक समूह है और इसका हम अध्ययन कर सकते हैं और इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इनमें हम दूसरे जो निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं और इस डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह इंडिविजुअल के लिए जो है सांख्यिकी नहीं है। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है मिसयूज ऑफ डेटास, यानी कि सांख्यिकी का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर ये किसी अनाड़ी के हाथ में पड़ गई, यानी कि कोई जो है जानबूझकर उस चीज़ को अपने जो है लालच, अपने पर्पस के लिए उसको यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ नहीं बल्कि मिसयूज़ होगा, उसको घुमा सकता है। तो डेटास को घुमाया जा सकता है, यानी कि इसके द्वारा
जो है किसी गलत बात की भी पुष्टि की जा सकती है और इसके परिणाम किसी भी के स्वार्थ के अनुसार जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। जैसे कि किंग्स ने भी कहा, स्टैटिस्टिक्स इज लाइक ए क्ले, ये एक तरह की मिट्टी है स्टैटिस्टिक्स, विच कैन बी मेक गुड और डेविल एज यू प्लीज। मतलब आप उसको कैसा भी बना सकते हो, अच्छाई के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बुराई के लिए भी यूज़ करते हो। तो ये किसी अनाड़ी के हाथ में ये डेटास नहीं पड़ने चाहिए। यहाँ पर उसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि ओनली एक्सपर्ट्स कैन यूज़। सांख्यिकी को इसके जो डेटाज हैं, इसके द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसको सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज़ करें, तभी कोई अच्छा जो है मेथड निकल आएगा। नहीं तो ये जो है इट इज़ अ डेंजरस टूल इन द हैंड्स ऑफ इन एक्सपर्ट्स। अब अगला पॉइंट आता है इसमें, सांख्यिकी जो है वो दीर्घकाल में औसत रूप में ही सत्य होते हैं। लॉन्ग रन में ही जो है इसके जो रिजल्ट हैं वो ट्रू माने जा सकते हैं। मतलब एवरेज जो रिजल्ट है, एवरेज रिजल्ट आ जाते हैं, लॉन्ग रन में ही ये एप्लीकेबल हो सकती है। जैसे कि आप देखिए कि मान लो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है और दूसरी तरफ जो है प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी टाइम, बहुत सारे आंकड़ों में, जब तक कि 1000-1500 डेटा आए तब जाके हम उसको 50% जो है कि मानते हैं कि हाँ ये दिस वे और दैट वे, इस तरह होता है। तो बहुत सारे आंकड़ों के बाद ही उसका प्रोबेबिलिटी रिजल्ट आता है। तो जबकि गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल एक्यूरेट जो है थ्योरी उसमें है। तो ये डिफरेंस इसमें रहता है। अगला है, आंकड़ों में एक रूपता यानी कि होमोजेनिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा। ये आपका अगला पॉइंट आता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा होनी चाहिए। सांख्यिकी के जो अध्ययन है, अध्ययन के आंकड़ों का आपस में जो तुलना करनी होती है, तो आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जो है आवश्यक है कि वे जो एक जैसे हों, सजातीय हों, यानी कि भिन्न भिन्न आंकड़े होने पर उनकी तुलना जो हम नहीं कर सकते। इसके बाद आता है कि लॉस आर अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ देखिए कि ये सांख्यिकी में जो नियम बनाए जाते हैं या जो रिज़ल्ट आते हैं वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं माने जाते। क्योंकि यहाँ पर ये जो है, हम स्टैटिस्टिक्स इज़ ए पार्ट ऑफ मैथ्स, ये मैथ्स जैसा है, लेकिन मैथ्स में एक्यूरेट आते हैं क्योंकि मैथ्स डील करता है इंडिविजुअल से, जबकि सांख्यिकी डील करता है मास ऑफ ग्रुप के क्वांटिटेटिव डेटा से। तो इसीलिए मास ऑफ ग्रुप, जैसे हम आप जनसंख्या काउंट कर रहे हैं, तो जब तक हम जनसंख्या काउंट करते हैं तब तक कितने बच्चे और जन्म ले चुके होंगे, या कोई एक ऐसा डेटा हम कैलकुलेट करना भूल भी जाते हैं। तो इस तरह हम मान लो 100 डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 लोगों की किसी में राय या नंबर ऑफ पीपल काउंटिंग, तो उसमें एक आध छूट भी गया या एक आध ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया, तो वो अप्रॉक्सीमेशन लेकर हम चलते हैं, मान लेते हैं इतना। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन चलता है। तो ये जो थ्योरीज भी बनाते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन के नज़दीक होती है, हालांकि वो एप्लीकेबल होती हैं और सही रिजल्ट देती हैं, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेशन, इट इज़ स्टडी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। और एक और बात है कि सांख्यिकी जो है, इट इज़ नॉट ओनली द वन मेथड। सिर्फ सांख्यिकी एक ऐसा एकमात्र मेथड नहीं है, ऐसे बहुत से अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम अपनी कोई भी थ्योरी इम्प्रूव कर सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये ना समझे कि सिर्फ सांख्यिकी के सहारे ही जो है, इट इज़ नॉट, इट इज़ ओनली अ मीन्स, ये एक साधन है। तो और साधन और भी हो सकते हैं, अपनी किसी भी थ्योरी को प्रूव करना या प्रेडिक्शंस करना या रिजल्ट्स बनाना, सिर्फ एक यही साधन नहीं है। इट इज़ ओनली मीन्स नॉट एन एंड, कि ये सिर्फ एक साधन है और इसमें सैम्पलिंग एरर्स आने की पूरी संभावना है। आंकड़ों की पूर्ण जानकारी तथा जो है संभव नहीं हो सकती, जैसे परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से
जो है ये हम यहाँ सैम्पल मेथड्स ज़्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये डील, जैसे मैंने पहले बताया कि डील करती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन से, उनके बिहेवियर से, उनकी चॉइस, उनके हैबिट्स, इन सब से डील करती है। तो यहाँ पर वो बदल भी सकते हैं, या वो लार्ज नंबर होने की वजह से हम कुछ सैम्पल्स को ही यहाँ इकट्ठे करते हैं और उनसे हम ये मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, हम अप्रॉक्सीमेशन या थ्योरी पे या कंक्लूजन में आ जाते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ सैम्पलिंग एरर्स होते हैं।